कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं कि उन्हें पूरा यकीन होता है कि शायद वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन शायद वो एक बात भूल जाते हैं कि इंसान जैसा कर्म करता है, एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जब इसकी असलियत सबको पता चलती है तो किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि क्या कोई इंसान इस हद तक कदम उठा सकता है क्या। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द कीप क्राइम में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है ग्वालियर। इसी शहर का एक इलाका है अशोकनगर। इसी अशोकनगर का रहने वाला है सौरभ जैन, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल। सौरभ जैन जो कि सेल्समैन का काम करता है। सौरभ की पत्नी का नाम है ऋचा, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल। इन दोनों का एक 8 साल का बेटा भी है। ऋचा अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुश थी, लेकिन कोरोना काल में फेसबुक पर चैटिंग के दौरान दीपेश भार्गव से दोस्ती होने के बाद ऋचा के व्यवहार में अचानक काफ़ी बदलाव आ गया था, जिसके चलते घर में हर समय कलह होने लगी थी। सौरभ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऋचा उसके घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। ऋचा के कहने पर एक दिन दीपेश ऋचा से मिलने अशोकनगर आया। ऋचा के बात करने के खुले लहजे और उसकी खूबसूरती से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ऋचा पर अपना प्रभाव जमाने के लिए दीपेश ने खुद को एक बहुत बड़े रईस परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला बताया। दीपेश ने अपने पिता का विदिशा में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम बताया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, ऋचा और दीपेश की सोच में बदलाव आता गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोस्ती और प्यार तक तो ठीक था, दोनों के कदम मर्यादा की दीवारों को पार कर चुके थे। उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध तक बन गए थे। हालात बिगड़ने तब शुरू हुए जब दीपेश ऋचा से मिलने उसके घर भी आने लगा और उसके घर में रुकने भी लगा। अभी तक तो ऋचा और दीपेश के संबंध उसके परिवार वालों से पूरी तरह छिपे हुए थे, क्योंकि ऋचा ने ससुराल वालों को दीपेश का अपना मुँह भोला भाई बताया था। सौरभ का बेटा भी दीपेश को मामा कहता था, इसलिए दीपेश जब भी ऋचा के घर जाता था तो सौरभ के घर वाले उसकी खूब अच्छे से मेहमान नवाजी किया करते थे। सौरभ तो अपनी पत्नी पर भरोसा कर लेता है, लेकिन ऋचा अपने पति को अपने ही घर में धोखा देना शुरू कर देती है। जब उसका पति काम पर चला जाता था, उसका बेटा भी अपने स्कूल में चला जाता था, तो ऋचा दीपेश के साथ अपने घर में ही अवैध संबंध बनाना शुरू कर देती थी। लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकती हैं। एक दिन सौरभ ने अपनी पत्नी ऋचा और दीपेश को आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो उसने ऋचा की खूब जमकर पिटाई कर दी। दीपेश तो वहां से भाग जाता है, लेकिन ऋचा अपनी त्रिया चरित्र दिखाते हुए सौरभ के पैर पकड़ लेती है और मौके की नजाकत को समझते हुए ऋचा दीपेश से अपने रिश्ते खत्म करने की बात कहकर झूठी कस्में भी खा लेती है और वादा भी करती है कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी। लेकिन ऋचा अपने वादे पर लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी। दीपेश और ऋचा के प्यार का परवान जब चढ़ने लगता है तो दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। 31 मार्च 2022 को मौका मिलते ही ऋचा अपने 8 साल के बेटे को लेकर प्रेमी दीपेश के साथ ससुराल से भाग गई और दीपेश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। तकरीबन 2 महीने का समय गुजरता है। ऋचा और दीपेश को डर लगने लगता है कि सौरभ उन्हें सुकून से नहीं रहने देगा, तो उन दोनों ने सौरभ को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लिया। ऋचा सौरभ को मारने के लिए एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रचने का फैसला कर लेती है। इसी षड्यंत्र के तहत ऋचा ने अपने पति सौरभ को एक दिन फ़ोन करके कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास जाने की जिद करता है। उसे दीपेश के पास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे दीपेश की सारी सच्चाई का पता चल चुका है। दीपेश अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए मैं और तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस आना चाहते हैं। भोला भाला सौरभ भी अपनी पत्नी की सारी गलती को माफ़ कर देता है। ऋचा के लौट कर आने के बाद सौरभ सोचता है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजरता है ऋचा फिर से अपने पति सौरभ और उसके घर वालों से छोटी मोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। रोज़ रोज़ की कला से परेशान होकर सौरभ ऋचा के दबाव में घर वालों से नाता तोड़कर अशोकनगर में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। ऋचा इसी योजना के तहत घर वालों से नाता तोड़वाने के बाद उसके हिस्से में मिली लगभग 5 बीघा ज़मीन को 11.5 लाख रुपए में बिकवा देती है। फिर पति के नाम पर एक ट्रैक्टर फाइनेंस करवा देती है और सौरभ का एक बीमा भी करा देती है। बाकी बचे पैसे वो अपने पास रख लेती है। लेकिन इत्तेफाक से फरवरी 2023 में सौरभ का एक हाथ टूट जाता है। सौरभ का हाथ टूटने के बाद ऋचा को भी मौका मिल जाता है। ऋचा सौरभ से कहती है कि चलो भोपाल चलते हैं, वहाँ तुम्हारा अच्छे से इलाज करवा दूंगी। 21 फरवरी 2023 को ऋचा अपने पति सौरभ का बेहतर इलाज करवाने के बहाने अशोकनगर से भोपाल के लिए निकलती है। लेकिन जब अपने पति सौरभ के साथ भोपाल के लिए निकलती है तो रास्ते में ही अपने प्रेमी दीपेश को फ़ोन करती है
और उसे विदिशा के शमशाबाद में बुला लेती है। सौरभ को क्या पता था कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी के मन में क्या चल रहा है। ऋचा अपने पति के साथ शमशाबाद पहुंचती है तो वहां गाड़ी से उतर जाती है। तब तक वहां पर दीपेश भी पहुंच जाता है। उसके बाद ऋचा और दीपेश सौरभ को शमशाबाद के कोलुआ गांव में एक जंगल में लेकर जाते हैं। वहां एक बड़े पत्थर से सौरभ का सर बुरी तरह से कुचल देते हैं, जिसके कारण सौरभ की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। हत्या करने के बाद सौरभ की लाश को एक गड्ढे में फेंक देते हैं। उसके बाद ऋचा, दीपेश और अपने बेटे को लेकर उज्जैन, अयोध्या, खाटू श्याम की तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। तीर्थ यात्रा से लौटकर वो प्रेमी के साथ सिरोंज में रहने लगी। कुछ समय बाद ऋचा के माता पिता भी उसके साथ ही रहने लगे। 5 महीने बाद सौरभ के घर वालों को उसकी मौत का पता तब चला जब ऋचा 10 जुलाई 2023 को अपने बेटे की टीसी लेने के लिए पति के मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर उसके स्कूल पहुंची। तब टीचर ने सौरभ के बारे में पूछा तो ऋचा ने बताया कि सौरभ की 5 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो टीचर सौरभ के गांव की थी। उसे ऋचा की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उसने ऋचा से कहा कि टीसी आज नहीं, टीसी कल मिलेगी। स्कूल से लौटने के बाद उस टीचर ने सौरभ की मां और उसके भाई विनीत को बताया कि आज ऋचा स्कूल आई थी और अपने बेटे की टीसी मांग रही थी। जब मैंने सौरभ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सौरभ की 5 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। टीचर जब सौरभ के मरने की बात बताती है तो उसे सुनकर विनीत और उसकी मां जोर जोर से रोने लगते हैं। इधर जब अगले दिन ऋचा अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर स्कूल जाती है तो विनीत अपनी मां और कुछ जानने वालों को लेकर स्कूल पहुंच जाता है और विनीत ऋचा से अपने भाई सौरभ के बारे में पूछता है तो ऋचा विनीत को भी यही बताती है कि दरअसल सौरभ की 5 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। लेकिन विनीत को अपनी भाभी ऋचा की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो सीधे नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई का पिछले 5 महीनों से बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा है। जब मैंने अपने भाभी से पूछा तो उसने बताया कि 5 महीने पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। लेकिन मुझे शक है कि शायद मेरे भाई की मौत नहीं हुई है, बल्कि मेरी भाभी और उसके प्रेमी दीपेश ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर दी है। विनीत जब इस तरह से बात कहता है तो पुलिस विनीत की ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और विनीत की निशानदेही पर ऋचा और दीपेश को गिरफ्तार करके थाने लाती है और इन दोनों से सौरभ की मौत के बारे में पूछताछ करती है। तो ऋचा पुलिस वालों को भी वही जवाब देती है कि मेरे पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो गया है। ऋचा पुलिस को बताती है कि 5 महीने पहले ही अशोकनगर के शमशान घाट में मैंने अपने पति सौरभ का अंतिम संस्कार भी कर दिया है और इसका रिकॉर्ड भी अशोकनगर के शमशान घाट में दर्ज है। ऋचा जब इस तरह की बात पुलिस को बताती है तो पुलिस शमशान घाट में जाती है और वहां का रजिस्टर चेक करती है, लेकिन रजिस्टर में सौरभ नाम का कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं है। इसलिए पुलिस फिर से थाने आती है और इस बार ऋचा और दीपेश से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है तो दोनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। ऋचा बताती है कि साहब, 5 महीने पहले ही हमने शमशाबाद के कोलुआ गांव के जंगल में सौरभ की हत्या करके उसकी लाश को वहीं फेंक दिया था। जैसे ही दोनों सच्चाई कबूल करते हैं तो ग्वालियर पुलिस शमशाबाद की पुलिस से संपर्क करती है और फरवरी महीने में किसी लावारिस लाश के बारे में पूछताछ करती है। शमशाबाद की पुलिस बताती है कि फरवरी महीने में हमें कोलुआ गांव में एक लावारिस लाश मिली थी। पुलिस जब उस लाश की फ़ोटो दिखाती है तो फ़ोटो देखकर विनीत उसकी पहचान अपने भाई सौरभ के रूप में करता है। जैसे ही विनीत लाश की पहचान करता है पुलिस ऋचा और दीपेश को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करती है और गंभीर धाराओं में जेल भेज देती है। फिलहाल ऋचा का बेटा अपने मामा के घर पर रह रहा है। ऋचा और दीपेश अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।